नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ईपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज जो वीडियो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, ये वीडियो नहीं देखी है, वो लिंक पे जाकर इन वीडियो को देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन से पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 27 से 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, का, खा, गा, घा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 27 से 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य। मान लीजिए 27 से 50 वस्तुएं यानी क्रय मूल्य है क्रय मूल्य यानी कि सीपी, वो बराबर है किसके? 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की यानी कि सेलिंग प्राइस एसपी के। क्लियर? देखिए यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दिए, 5 25, 2 बचे 5 25, यहाँ से भी कट जाएगा, 5 25, 0 बचा, और भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दही 50। कहने का मतलब ये है, जो है 11 इंटू सी पी इक्वल 10 इंटू एस पी। अगर यहाँ से हम रेशियो निकालें सी पी और एस पी का, तो कितना आएगा? सी पी के बटे में हम निकालें 10, तो ये हो जाएगा एस पी के बटे में हो जाएगा 11। यहीं से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 10 है, सेलिंग और जो विक्रय मूल्य है 11 है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 10 है और विक्रय मूल्य 11 है, तो वस्तु को बेचने पर कितना का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 1। पूछा है लाभ हानि परसेंट, जो लाभ हुआ है तो हानि हुआ है वो उसकी परसेंट ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? वस्तु में 1 का लाभ हुआ। 1 का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि जो लाभ हुआ है वो लाभ कितने का हुआ? 1 का, बटे क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य कितना है? 10, गुणा कितना? 100, गुणा कितना? 100। ये 10, 10 ढाई 100, तो लाभ प्रतिशत जो हो जाएगा वो 10% का क्या होगा? हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा ए का है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें देखो 72 वस्तुएं हैं, उनको बेचने पर एक आदमी को देखो जो लाभ हो रहा है वो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, तो माना एक माना एक वस्तु का क्रय मूल्य, माना एक वस्तु का एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है? 1 रुपये है। मैंने माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये है। तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 9 वस्तुओं का सीपी कितना होगा? 9 रुपये। क्लियर? वस्तु कितनी है? 72 वस्तुएं। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा फिर? 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी 72 रुपये। क्यों नहीं? बताइए। और एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये, तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 72 रुपये। अब 72 वस्तुओं को बेचने पर उसे 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है उतना लाभ होता है। कहने का मतलब है ये कितना हो गया? उससे लाभ कितना हो रहा है? 9। लाभ कितना हो रहा है? 9 का।
तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर होता है जितने का लाभ हुआ है, लाभ कितना का हुआ 9 का, कितनी वस्तुओं पर कितने, क्रयमूल्य कितना है 72, यानी कि 72 गुणा परसेंट निकालनी है, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, 9 एकम 9 9 72, यहाँ 100/8 जो होगा वो हो जाएगा हमारा 12.5%, यानी लाभ जो प्रतिशत निकल के आया वो हमारा कितना आ गया 12.5%। तो ऑप्शन जो हो जाएगा गाइज राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक क्लास का औसत वजन 15 केजी है, यानी 15 किलोग्राम है, और दूसरी क्लास का औसत वजन वो दे रखा है 60 किलोग्राम है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन तो 25 किलोग्राम है। पूछा है पहली व दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करो। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, करने की कोशिश करें। 2:1, 1:2, 3:5, 2:3। देखिए इसको हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं कि माना ये फर्स्ट क्लास ये है, सेकंड क्लास, दो क्लास दे रखी है। फर्स्ट क्लास का जो औसत वजन दे रखा है वो 15 केजी है, 15 किलोग्राम है। क्लियर, सेकेंड क्लास का दूसरी क्लास का औसत वजन जो दे रखा है वही वो कितना दे रखा है 30 किलोग्राम। क्लियर है, दोनों कक्षाओं का औसत वजन मिलाकर कितना, औसत को लिखते हैं बीच में 25 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसको एलिगेशन से ऐसे करते हैं, क्रॉस मल्टी क्रॉस करेंगे। अब इसका डिफरेंस निकालिए, इसका 30 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 5। इन दोनों संख्या को डिफरेंस निकालिए, जो ज़्यादा है उसमें से कम वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 25 में से 15 माइनस करके कितने बचेंगे 10। क्लियर, अब इसका रेशियो निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यही हमारा क्या निकल के आएगा, अनुपात निकल के आ जाएगा। पहली कक्षा का अनुपात 1, दूसरी कक्षा का अनुपात मतलब 2, यानी पहली और दूसरी कक्षा का अनुपात कितना 1:2 हो जाएगा। क्लियर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा इज राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। कितना रुपए कम है 3500 रुपये कम है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो ब्याज दर कितनी है 12.5%, ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। तो ब्याज दर कितनी है 12.5%। अगर 12.5% की वैल्यू को मैं फ्रैक्शन में डिवाइड करूं तो कितना आएगा 1/8। ठीक है, अब 1/8, तो ये जो हमारी ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये हमारा होता है मूलधन। क्या होगा ये वाला मूलधन हो जाएगा। 8 रुपए पे उसको कितने परसेंट का कितने का लाभ हुआ 1 का लाभ हुआ। यानी कि वो कह रहा है यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से, सॉरी साधारण ब्याज हुआ वो 8 पे कितने का ब्याज हुआ 1 का ब्याज प्राप्त हुआ। कहने का मतलब ये है जो परसेंट जो है वैल्यू निकल के आएगी वो 1 वर्ष का ऐसा निकल के आएगा। कितना आएगा 1 वर्ष का, ऐसा ही होगा वो 1 ईयर का होगा। यानी कि 8 रुपये यानी 8 पे 1 का क्या निकल के आया, साधारण ब्याज कितना होगा 1 वर्ष का 1 होगा। आगे क्या कह रहा है, लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। तो समय कितने के बाद करा है 3 वर्ष के लिए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 1 है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 3 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा भाई, ऐसा ही यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1 वर्ष का 1 है, 3 वर्ष का कितना होगा 3। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 8 है, मूलधन तो हर साल वही रहेगा। अब कह रहा है जो मूलधन वो है धन पर 3 वर्ष के लिए 12% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है। यानी कि जो ब्याज है 3 वर्ष का वो मूलधन से कितना कम है 3500 कम है। कितना कम है, इनके बीच डिफरेंस है वो कितना है 3500 है। हमारे हिसाब से 8 में से कितना कम है ये 5 कम है। यानी कि कहने का मतलब है
5 यूनिट की वैल्यू 3500। क्लियर? तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 3500 है। देखिए 5 यूनिट की वैल्यू 3500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सत्ते 3500 यानी 7। क्लियर? पूछा है मूलधन ज्ञात करो, तो हमने बताया मूलधन क्या है, मूलधन कितना है? 8 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मूलधन कितना हो जाएगा हमारा? 8 गुणा कितना? 7। तो 8 सत्ते 56 क्या हो जाएगा? 5600 हमारा उस राशि का क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा हमारा खाज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन नंबर 5वां है। 6 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में कोई काम पूरा करते हैं, तो ज्ञात कीजिए 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके विकल्प आपके सामने है, कैसे करते हैं देखिए। 6 आदमी 9 घंटे काम करते हैं, मैंने बताया कि फॉर्मूला M1D1H1 अपॉन में W1 कर सकते हो, W1। अगला M2D2H2 अपॉन में W2। क्लियर? देखिए अब आदमी कितने हैं? 6। दिन कितने काम करते हैं? 20 दिन। प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? H1 मतलब 9 घंटे। अब वर्क कितना होता है? 1। मान लीजिए 1 वर्क हो गया। उसी काम को यानी कि वर्क कितना है? वही काम है 1 है, मान लीजिए 1 वर्क है। अब 7 आदमी 10 घंटे काम करते हैं, कितने दिन में काम करेंगे? यानी D2। और H मतलब कितना? 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, दिन निकाल पूछ रहा है, तो दिन को आप निकाल सकते हैं ऐसे। तो देखिए इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा ये। ठीक है, अब कितना जाएगा? इधर कितना बचा? 7 गुणा D2। इधर कितना बचा? 6 दूनी 12 नेमा 108। D2 पूछा है, दिन पूछे हैं 108/7। कितना आ जाएगा दिन? 7 से इसको भाग कर सकते हो। कुछ गलती हो गई क्या? 6 आदमी हैं, 20 दिन काम करते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन करते हैं। 7 आदमी 10 घंटे काम करते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। 8 गुणा, देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है यहाँ पे 6 की जगह आप 8 कर लीजिएगा, ठीक है, वरना 6 मान के भी कर सकते हैं, वरना फिर विकल्प का थोड़ा वो रहेगा, तो मिसप्रिंट है टाइपिंग में। 8 आदमी है यहाँ पे, तो एम जो वैल्यू है वो कितना होगा? 8 है। ठीक है, तो यहाँ 8 दूनी 16 और नेमा 144 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हाँ, देखिए देखो यहाँ, ठीक है, कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 144 हो जाएगा ये, यहाँ से हो जाएगा 144/7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 0 बढ़ाएंगे यानी 4/7। भी सही 4/7 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से
12 और 3 दिन ज़्यादा लेते हैं। तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने घंटे में करेगा। देखिए ए और बी, तो माना, मैंने माना ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? एक्स दिन में करते हैं। तो अगर ए अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा? भाई ए है वो ए प्लस बी से 12 दिन ज़्यादा करता है, तो यानी कि ए प्लस बी का एक्स दिन में करता है, तो ए कितना दिन में करेगा? एक्स प्लस 12 दिन। ठीक है। और बी है वो ए प्लस बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है समय, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? एक्स प्लस 3। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जो वैल्यू है यहाँ याद रखिए 12 और 3, इनकी मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 12 3 36, वर्गमूल 36 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितने दिन में आएगा? 6। यानी ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। पूछा है तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर एक्स का मान 6 है, एक्स का मान कितना है? 6 है, तो 6 प्लस 12 यानी कितने दिन में कर देगा वो अकेला? 18 दिन में एक किसी का उस काम को कर देगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? हाँ इज राइट आंसर, 18 घंटे में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं और ए अकेला 8 दिन तक काम करके काम में, एक अकेला 8 दिन तक काम करता है। क्या करता है? 8 दिन तक काम करता है। और बी बचे हुए काम अकेला 20 दिन में करता है, तो बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ए अकेला करता है 8 दिन में, यानी ए कितने दिन काम करता है? 8 दिन करता है, सॉरी अकेला नहीं, ए 8 दिन तक काम करता है। ए ने कितने दिन काम किया? 8 दिन काम किया। शेष बचे हुए काम को बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। यानी बी ने कितना काम, बी ने कितने दिन काम किया? 20 दिन काम किया। चलो, तो बी को पूछा है बी पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो बी पूरे काम को, भाई पूरा काम निकालना पड़ेगा हमें। तो एक बात यहाँ देखिए, बी ने शेष काम 20 दिन में किया, तो कहने का मतलब ये है बी ए जो है 8 दिन काम करके चला गया, तो ए ने वैसे करना चाहिए कितने दिन काम? 12। तो कौन सा समझिए यहाँ पे कि ए के 4 दिन का काम, ए के 4 दिन का काम किसने? बी ने किया। क्लियर? और बी ने कितने दिन ज्यादा करना पड़ा उसे? वैसे 12 दिन में करते काम दोनों मिलकर, तो बी ने 20 दिन काम किया, तो ए बी ने कितने दिन ज्यादा किया? 8 दिन। यानी कि बी के 8 दिन के काम के बराबर होगा। बी के 8 दिन के काम के बराबर होगा। यानी ए के 4 दिन का काम बी के 8 दिन के काम के बराबर होगा। तो यानी कह सकते हो ए इंटू 4 गुणा बी इंटू 8। यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर ए की निकाले तो ए के बटे में 2 आ जाएंगे, और बी निकालेंगे बी के बटे में कितना आ जाएगा? 1। ये इनकी एफिशिएंसी है आ गई। यानी ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 1 काम करता है। कुल काम कितने दिन होगा? कुल काम कितना होगा? कुल काम, अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, और एक बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 काम कितने दिन होता है? 12 दिन। गुणा कितने हो जाएगा? 12। 12 3 36 क्या आ जाएगा? कुल काम आ जाएगा। 36 क्या आ जाएगा? 36 यूनिट कुल काम आ जाएगा। अब ये काम पूरे काम को बी से करा के बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा, बी की कितनी एफिशिएंसी है? बी एक काम को एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन में करेगा बी? बी अकेला कितने दिन में करेगा फिर? बी अकेला करेगा 36 बटे
1 दिन। कहने का मतलब 36 दिन में ही करेगा। क्लियर। बी जो काम करेगा अकेला वो कितने दिन में करेगा? 36 दिन में करेगा। ऑप्शन जो हो जाएगा गाइज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 से 200 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 से 200 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए 100 के, देखिए सम संख्या है 100 से 200 तक, तो 100 से 200 सम संख्या लिख नहीं सकते, क्या करेंगे? सीरीज बनाएंगे। 100 के बाद सम संख्या क्या आएगी? 102 आएगी। उसके बाद 104 आएगी। सम संख्या वो हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। एंड में कितना आएगा? 200। तो मैंने बताया औसत का फॉर्मूला क्या होता है। जब सम संख्या का औसत पूछे तो औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है? 100 है। अंतिम कितनी है? 200 बटे 2। 100 200 300, 300 बटे 2, 300 के आधे कितने हो जाएंगे? 150। औसत कितना आएगा? 150। ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 900 से 200 तक सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? पिछले क्वेश्चन में पूछा था औसत, इसमें क्या पूछा है? सम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो 200 सम संख्या एक सीधे बनाते हैं 100 संख्या। हाँ, इसमें एक बात कह रहा है 200 से 100 से 200 तक। ठीक है। तो 100 से 200 तक जो है, जो क्वेश्चन इसमें डिफरेंस है, ठीक सही। 100 से तो पहले 100 सम संख्या है, इससे अगली सम संख्या कितनी आ गई? 102 आ गई। इससे अगली 104 प्लस डॉट डॉट, यानी कहाँ तक? 200 तक। ठीक है। तो योगफल पूछा है, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? एन, सम संख्या का योगफल होता है एन बटे, यानी एस एन इक्वल टू होता है एन बटे 2 ए प्लस एल। ठीक है। ए क्या है? प्रथम पद है। एल क्या है? अंतिम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या है। अब इसमें 100 से लेके 200 तक कितने पद हैं? तो पहले क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है पदों की संख्या। एन इक्वल टू होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद। फॉर्मूला लिख लेना, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डिफरेंस मतलब अंतर और प्लस 1। ये पदों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, सभी संख्याओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो अंतिम पद कितना है? 200 है। माइनस प्रथम पद कितना है? 100 है। बटे में कितना डिफरेंस कितना आ रहा है इनके बीच में? कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो बटे में 2 प्लस 1। 100 में से 200 में से 100 माइनस करेंगे तो 100 बटे 2, और बटे 2 से भाग करेंगे तो 50 प्लस 1। संख्या कितनी आएगी निकल के? 51 संख्या आ जाएंगी। यानी पदों कितने होंगे इसमें? सम संख्या कितनी? 51 होंगी। योगफल पूछा है इन्होंने, योगफल का फॉर्मूला होता है तो 50 51 बटे 2 गुणा ए कितना है? प्रथम पद 100 प्लस अंतिम पद कितना है? 200। ठीक है। क्लियर। 51 बटे 100, 200 300 हो जाएंगे। 51 बटे, यानी कि 2 से 300 काट जाएंगे, कितना बचेगा? 150। यानी 51 गुणा 150 कितना आ जाएगा? 0। 15 एकन 15, हासिल 1, 15 पंजे 75 और 1 76, 150। इसका क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो खा वाला हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 से 300 के बीच, 100 से 300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा? तो बात करते हैं 100 से और 300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होंगी? तो सबसे पहली संख्या हो जाएगी, वो होगी
102 जो 6 से कट जाएगी। अगली संख्या जो हो जाएगी वो होगा 108 और इसी प्रकार से चलता रहेगा 114। इस प्रकार से डॉट 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 300 से बोला 100 से 200 300 के बीच, तो 300 के बीच लेनी है, 300 वाली नहीं लेनी है। 300 से पहली संख्या जो आएगी वो हालांकि वैसे 6 से कट जाएगी 300, लेकिन 300 से क्या लेनी है, बीच में लेनी है, 300 को छोड़ देना है। तो इससे पहली संख्या जो कटेगी वो कितनी है, 294, 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, औसत बराबर क्या बताया था मैंने, औसत बराबर क्या बताया था, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योगफल बटे 2, यानी कि 102 प्लस 294 बटे में कितना 2, कितना हो जाएगा 6 9 और 2 और 1 3 बटे 2, डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 ने 18, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, औसत कितना निकल के आ गया 198 आ गया। ऑप्शन जो हो जाएगा गा वाला, तीसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या के एक तिहाई के, किसी संख्या के एक तिहाई की संख्या मानेंगे x, ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। संख्या मान ली हमने x के एक तिहाई, x का एक तिहाई 1/3 के एक चौथाई, यानी इसका का चौथाई कितना होगा 1/4 गुणा में, का एक दो तिहाई, का 2/3 यानी 2/3। क्लियर, कितना है 6 है, इनका जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 6, तो वह संख्या क्या होगी, तो हमने संख्या मान ली x, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बटे कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 18 बराबर 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 छिक 108, संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी 108। क्लियर, ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक बिंदु के अंश में 150% की वृद्धि कर दी जाए, कर दें तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न 25/51 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने मूल भिन्न x/y मान ली, ये वाली हमारी मूल भिन्न होगी। ठीक है, देखो प्रत्येक भिन्न, प्रत्येक संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अगर मैं बात कहूं क्योंकि मैंने माना तो ये भी 100% हो जाएगी, इसका हर भी कितना होगा 100% होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दे, अंश में 150 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगी 100 पहले थी, 150 मिला के कितने हो जाएगी 250% हो जाएगा। ठीक है, अब पता हर में 350% की वृद्धि कर दें, हर में कितना कर दें 350 बढ़ाएंगे कि 100 कितना हो जाएगा 450% हो जाएगा। तो वो भिन्न कितनी हो जाती है 25/51 हो जाती है, 25/51 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगी, क्या है, ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है 5 नेम, 5 से मत काटिए, 25 से 25 से कम 25 और 25 से कम 25 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो 45 जो बचा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, तो x/22 45 से कम 45 बटे कितना होगा 51। इसको भी काट सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, जो भिन्न कितनी निकल गई 15/17, 15/17 ऑप्शन जो हो जाएगा गा वाला, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, 5 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, ऑप्शन आपके सामने 10 वर्ष 20 वर्ष 25 वर्ष 40 वर्ष। देखिए साधारण तरीके से करेंगे, माने हमने ए की वर्तमान आयु 4:5 है, देखिए 4:5 है,
अनुपात के लिए लिख सकते हैं हम कितना 4/5, यानी कि 4x है, ए की आयु 4x हो जाएगी। अनुपात की बात करें देखो, यानी ए अनुपात कितना दे रखा है बी, 4:5। ठीक है, तो ए की आयु वर्तमान 4x और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 5x हो जाएगी। ठीक है, अनुपात को लिख सकते हैं तो 4x/5x हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद अनुपात कितना होता है 5:6 होता है। अगर इसमें 5 वर्ष बाद कह रहा है तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा और 5 वर्ष में ऐड हो जाएगा। क्यों? ए की भी आयु 5 वर्ष बाद बढ़ेगी और बी की भी आयु 5 वर्ष बाद बढ़ेगी। कितना हो जाएगी बढ़ के 5:6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। पूछा क्या है ए की वर्तमान आयु पूछिए। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 एक्स हो जाएगा। ये 6 पंजे 30, 5 25 प्लस 5 25। ठीक है, एक्स वाले एक तरफ, 24 को उधर ले जाएंगे कितना बचेगा 1x बचेगा। 30 को उधर ले जाएंगे कितना जाएगा 30 माइनस 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पूछा क्या है एक ही वर्तमान आयु, x की वैल्यू 5 है तो एक ही वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 4 गुणा 5, 4 पंजे 20। क्लियर, ऑप्शन जो हो जाएगा गा वाला खा वाला आंसर, दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल व शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाए तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, करने की कोशिश करें। इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें जल्दी से इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गमूल 3 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुणा 3 इंटू वर्गमूल 3 है से तो है, तो क्या होगा। n का मान पूछा है इसने। ऑप्शन आपके सामने 5 4 3 2। क्लियर, करें कोशिश करें इसकी करने की। देखिए वर्गमूल 3 की पावर कितनी है 5 है। अगर मैं 3 की पावर में इसको भी चेंज करता हूं तो कितनी आएगी 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 9 को कर सकता हूँ 3 की पावर 2 की पावर कितनी 2। इधर देखिए 3 3 की पावर कितनी n, यहाँ 3 की पावर कितनी। देखिए यहाँ वर्गमूल को भी मैं कर सकता हूँ कैसे, देखिए एक बार जाइए। देखिए 3 की पावर वर्गमूल होते हैं तो 3 की पावर कितनी 1/2, वर्गमूल को कितना लिखते हैं 1/2 की पावर कितनी 5, की पावर कितनी 5 गुणा यहाँ 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर n गुणा यहाँ 3 की पावर 1 जे रही और 3 की पावर 1/2। गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, इधर सबकी घात जोड़ लेंगे। पहले लिख लें इसको, 3 की पावर कितनी जाएगी पावर 1/2 की पावर 5 है तो ये आएगी 5/2 हो जाएगी गुणा 3 की पावर 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगी बराबर। इधर देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी n प्लस 1 क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। यहाँ इधर हो जाएगी 3 की पावर 5/2 प्लस 4। ठीक है, इधर हो जाएगा 3 की पावर कितनी n, एक और आधा कितना हो जाएगा 1.5 यानी 3/2। ठीक है, अब देखिए समघात के सिद्धांत से घात जब संख्या बराबर है तो घात भी क्या होगी बराबर होगी। कहने का मतलब ये वाली वैल्यू है इस वाली वैल्यू की क्या होगी बराबर होगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी 5/2 और 4, तो 5/2 और प्लस 4 बराबर हो जाएगी n प्लस 3/2। तो ये 5 2 चौक 8 और 5 13/2 बराबर n प्लस 3/2। 3/2 को इधर लिया माइनस कर देंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 13/2 माइनस 3/2।
13/2 का मतलब 2 एलसीएम ले लो, 13 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 10, 2 पंजे 10, यानी एन बराबर जो मान आ गया वो कितना आ गया 5। ऑप्शन जो हो जाएगा पहला वाला का इज राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 16वां। क्या कह रहा है, 81 की पावर 3/4 का मान होगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इसी की तरह ही, 81 पावर, तो 81 की फैक्टर करके हम 3 की पावर में चेंज कर सकते हैं इसको चाहे तो। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9, 3 27, 3 81, 3 की पावर कितनी 4 हो जाएगी। 3 की पावर कितनी 4 की पावर कितनी है 3/4 है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 3 की पावर 3 का मान होता है 3 3 3 27 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।